कर रहे हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज। जी बिल्कुल, मेरा नाम है एहसान अली। तो आज आप जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है प्रशांत धवन सर की, जो उन्होंने वहाँ पर एक जो बिल्डिंग बनी है उसके मतलब वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दिल्ली में हाल ही में दो बड़े कन्वेंशन सेंटर बने हैं, एक से बढ़कर एक तो भारत मंडपम, जिसके बारे में आप सबको याद होगा, ये G20 समिट यहां पर होस्ट किया गया था। अब उसके बाद यशोभूमि भी तैयार हो चुका है और यहां पर आप देख पाओगे दिल्ली गेट्स अनदर कन्वेंशन सेंटर आफ्टर भारत मंडपम। नाउ मैं चाहता हूं हाल ही में जो यशोभूमि से रिलेटेड वीडियो सरकार ने रिलीज करी है, ये वीडियो आप देखें, इससे आपको एक वेग आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेंशन सेंटर का बेसिकली काम क्या है, दुनिया में जो कैपिटल्स हैं, मेजर कंट्रीज की कैपिटल्स हैं, वहां पे कितने कन्वेंशन सेंटर है और भारत को इन सब कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता क्यों है। पहले ये जो छोटी सी वीडियो है 2 मिनट की, ये देख लीजिए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी।
और मैं आपको अगर मैप में एक बार यशोभूमि दिखाऊं, इसकी जो कॉस्ट है बाय द वे 5400 करोड़ रुपीस है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं जूम इन करूं, बाय द वे अभी मैप इतने अपडेट हुए नहीं है, तो इस मैप में आपको अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेगा थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स स्क्रीन भी इसकी थोड़ा सी नीचे टिल्टेड को है, तो ऊपर से टॉप डाउन व्यू से आपको इतनी दिखेगी नहीं, बट ये है आपके सामने यशोभूमि। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप मैग्नीट्यूड समझ पाएं कि इस कन्वेंशन सेंटर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये, द्वारका दिल्ली में ये आपको मिल जाएगा। इससे पहले जो G20 हुआ था वो हुआ था भारत मंडपम में। भारत मंडपम की जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो बताई जाती है रफली 2700 करोड़ रुपए के आसपास है। अब यहां पे आप कहेंगे ये दोनों कन्वेंशन सेंटर हाल ही में क्यों बनाए गए? एक बार ना मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं दुनिया भर के मेजर कन्वेंशन सेंटर्स की, जो आपको मेजर कंट्रीज के कैपिटल में मिलेंगे। अब यहां पर आप देख पाओगे चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहां पर 3 भीम का कन्वेंशन सेंटर आपको मिलेंगे। और इन कन्वेंशन सेंटर्स की मेन यूटिलिटी ये होती है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करनी है, अगर आपको कंपनीज को इनवाइट करना है बड़े स्केल पर अपने देश में, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने होंगे, आपको उनके बहुत सारे लोगों को होस्ट करना होगा, काफी बार आपको एक्सपो होस्ट करने होते हैं, इस सब के लिए आपको कन्वेंशन सेंटर चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल। एक दिन पहले की बात है, हाल ही में चाइना आसियान एक्सपो हुआ है। इस एक्सपो के बाद ना टोटल $68 बिलियन, जी हां, $68 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये चाइना ने कंफर्म कर दी है। और ये जो एक्सपो है चाइना आसियान एक्सपो, ये कहां पे हुआ है? इनके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। तो चाइना देखिए ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा बड़े अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बना के बैठा है, और उससे रिलेटिवली इन्वेस्टर ज्यादा एट ईज फील करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए टू अ कंट्री। इंडिया में ना एक ढंग का कन्वेंशन सेंटर नहीं था हमारी कैपिटल में। आप सोच कर देखिए, इतने साल हो गए एक ढंग का कन्वेंशन सेंटर नहीं था। ये तो अब जाके कैपिटल में हमने 2 बनाए हैं। वैसे इंडिया में आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपको आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात में कई कन्वेंशन सेंटर मिल जाएंगे, मगर ज्यादातर कन्वेंशन सेंटर होते हैं जी यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी से ही अटैच्ड एक हॉल सा हो गया, वहां पे सीट लगा के बैठ जाओ। दुनिया में ऐसे कन्वेंशन सेंटर नहीं चलते। यू नीड स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर, जिनको बनाने में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हों, क्योंकि एक बार ये कन्वेंशन सेंटर बन गए तब बाद में ये आपकी कंट्री के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि यशोभूमि और भारत मंडपम बनने के बाद भारत को उम्मीद है कि जो ग्लोबल टूरिज्म मार्केट है कॉन्फ्रेंस की, वैसे देखो ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में तो होटल्स वगैरह काम आते हैं, कोई टूरिस्ट आएगा वो कॉन्फ्रेंस में नहीं रुकेगा, मगर दुनिया में ना आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कम से कम 3-4 कॉन्फ्रेंसेस हो रही होगी। दुनिया में इतनी एक्टिविटी हो रही है, यूरोपियन इन्वेस्टर्स, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स, इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है ना कि कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्रेंसेस होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, बिजनेसेस पिच किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्फ्रेंस का, इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मार्केट का ना एक हिस्सा हम अपने पास भी रखें। और एटलीस्ट अब हमारा खाता तो खुलेगा, पहले तो ना के बराबर हो रही थी, ठीक है, एक्सपो भी हमारे यहाँ प्रॉपरली हो नहीं पाते रहते हैं। तो अब आप देखोगे भारत में और ज़रा बड़े एक्सपो हुआ करेंगे, जनरल पब्लिक को भी इससे फ़ायदा होगा। जब एक्सपो होते हैं जनरल पब्लिक भी वहाँ पर जाती है, देखती है कि ओके ये सब बिजनेसेस हैं, ये सब इंडिया में आना चाहते हैं, इनके ये प्रोडक्ट हैं। तो ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भारत को बड़े स्केल पे होने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंपनी ने डिलीवर किया है पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बोइंग, लॉकहेड मार्टिन, एयरबस या फिर डसॉ एविएशन। इसके बारे में हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। IAF को पहला C-295 मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.
अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म हो गई जी। प्रसाद धवन सर की वीडियो थी, आपको पता है जी कल जो मोदी साहब जो है 2 दिन पहले उन्होंने यशु भूमि जो है एक उन्होंने वहाँ पर बिल्डिंग बनाई थी बहुत बड़ी, तो उसका उन्होंने जी इफ्तिताह किया था। तो इनका जो उन्होंने पहले जो 2018 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी तो भाई वो मुकम्मल हो गई है। और सबसे पहले तो भाई मोदी साहब को हम दूसरा मुबारकबाद देते हैं, उनको उसी दिन जो है वो हैप्पी उनका जो जन्मदिन था वो भी था। तो भाई दूसरी बात ये है कि भाई देखिए भारत जो है ये नहीं कि ये दुनिया नकल कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्होंने 5 साल पहले शुरू किया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे मुल्क ने हाई लेवल पे जाने ही जाना है और मैंने लेके जाना है। वो पहले भी कहते हैं कि जिस बात को आप बात करते हैं वो पूरी करनी है, चाहे आपकी जान क्यों ना चली जाए। बिल्कुल। तो ये वाहद लीडर हैं जो भाई 24 से 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं अपने देश के लिए, अपने मुल्क के देशवासियों के लिए। तो देखें भाई, इससे पहले आपको पता है भारतीय मंडप बना था जहाँ पर दिल्ली में वो भी बना था, जिसमें आपको पता रिसेंटली जो है G20 मीटिंग भी हुई, तो उस पर जो टोटल खर्चा आया वो 2700 करोड़ था। तो इस पर तो उससे दो गुना ज़्यादा खर्चा आया, 54,000 करोड़। तो ये 100 करोड़ यानी कि 5,400 करोड़ खर्चा है भाई, और ये 27 एकड़ में बनाया गया है। और भाई सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मीटिंग्स होंगी जो अब फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं या वहाँ की कंपनीज जो आती हैं उसके जो हेड आते हैं वहाँ बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तो वो वहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि भारत के किस एरिया पे हमें कोई फैक्ट्रीज लगानी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे लोगों को भाई रोजगार भी मिलेगा। दूसरी बात ये है कि ये एक मुल्क के लिए बहुत शान की बात होती है भाई। आपको पता है कि 80 साल जो गुजरात में एक दफ्तर तैयार हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा दफ्तर, जिसका रिकॉर्ड था 80 साल अमेरिका के पास, उसको इंडिया ने बीट किया, वो इंडिया में बन रहा है। तो जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके जो दिल बहुत खुश होते हैं भाई कि हमारा मुल्क इतना तरक्की कर रहा है। इसके बरक्स में भाई पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान में तो भाई वो जो बिल्डिंगें बनी हुई थी वो भी मैं तो सोचता हूँ या गिरवी रखी होंगी या गिराने को तैयार है। लेकिन देखना यशो भूमि की मुझे 2-3 बातें अच्छी लगी, जिनमें टॉप पे ये आती है कि वहाँ 6000 बंदा एक साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हो। सबसे बड़ी बात 10 अलग अलग सीटिंग हो सकती है उसमें, मतलब कि चेंजिंग हो सकती है 10 तरह से। और उसके बाद 6000 मेरे ख्याल से कार पार्किंग है कि 3000 कार पार्किंग है। देखे ना यार वहाँ के भाई जो रूम वो बने हुए हैं उसमें वो 2000 अलग अलग हाल देखे यार। और दूसरी बात ये कि भारतीय मंडल में जो उन्होंने लगाया था वो सेंसर आपको पता लगे थे 16 एक आवाज 16 वो जो है वो कन्वर्ट कर देते थे। तो भाई ये इंडिया ही कर सकता है। अब देखो सोलर सिस्टम निकला हुआ है तो यकीन जाने, मैंने एक बार वीडियो देखी टिकटॉक बनी हुई थी, पाकिस्तान किसी ने डाली थी, उसने कहा वो बहुत ज्यादा एरिया यानी कि उन्होंने वहाँ पर वो सोलर प्लेट्स रखी हुई थी भाई, वो तैयार हो रही थी। तो उसने कहा अगर पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को इतनी जगह मिल जाए तो वो वहाँ पर कॉलोनी काट देगा, इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं शुरू करेगा। तो भाई ये भारत की वो काम नहीं करेगा जिससे आवाम को फायदा होगा। प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, शुरू करना आसान है भाई किसी भी हुकूमत के लिए, कंप्लीट करना, उसको इन्वेस्ट करना, मुकम्मल तरीके से चलाना होता उसको, फिर उसका भाई आप खुद अपने हाथों से उसको कहेंगे ये यार हम तो 20 सालों से काला डैम नहीं बना पा रहे हैं। हाँ भाई देखें जब एक प्रोजेक्ट हमारा 10-20 सालों से रुका हुआ है, काला बाग। भाई आप काला बाग साकब निसार साहब थे जो हमारे जज, वो नहीं कंप्लीट हो सका तो और हम क्या तरक्की करेंगे और क्या यार बात तो कर लेते भाई। उसने वो डोनेशन जो शुरू किया SMS के जरिए, आप SMS करें 10 रुपए का डोनेशन हो जाता था। तो लोगों ने वसीम अकरम साहब हो गए, हमारी जो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जो शख्सियत, उन्होंने अरबों में डोनेट किया, करोड़ों में डोनेट किया। तो वो पैसा पता इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वो पड़ा है जी पाकिस्तानी हुकूमत के पास, इसके बावजूद भी पता नहीं हुकूमत का खजाना तो खाली होगा काम बड़ा किस कोने में पड़ा। आपको पता है भाई पाकिस्तान का ये मसला होता है, यहाँ पर हुकूमतें गिरती रहती है, वो कहते हैं हमारे बड़ा वो लेके चले गए यार इधर से, नहीं वो पड़ा तो हुआ है भाई। देखिए आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल हर साल हो जाती पाकिस्तान में बारिशों से। इस बार तो इंडिया को भी बहुत नुकसान किया बारिशों ने, लेकिन वहाँ पर इतना इंतजाम आता है। देखें भाई अगर इंडिया पानी छोड़ता है पाकिस्तान तो पूरा डूब जाना था। तो इनके पास कोई फैसिलिटी भाई हम बात पानी कहाँ लगाएं? वो भूमि यशु भूमि जो बनी है बिल्डिंग, देखिए भाई इससे भारत को काम भी मिलेगा, वहाँ के लोगों को। एक तो भारत का भाई हम ये बार बार बात करते हैं कि अब अरब कंट्रीज जो हैं वो भारत को इतना अच्छा समझती है कि वो ये सोचती हैं कि जो चांद पे चले गए लोग, और चांद की उस साइड पे जहाँ पर यूरोपीय कंट्रीज नहीं जा सकी, नासा वाले नहीं जा सकते, चाइना वाले नहीं जा सके भाई, और
रशिया नहीं जा सका जो भारत से ज्यादा है टेक्नोलॉजी में। लेकिन तो भाई भारत ने आज वहां पे इंडिया- कदम रख के दिखाया है लोगों को यार। और भाई इंडिया की आप इस तरह बात कर ले कि जो मोदी साहब है हर रोज एक ना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं, हर रोज एक ना नई एक नया लेके आते हैं और पहले कंप्लीट हो जाता है एक यार। की स्पीच सुन ले 10 मिनट की, मैं कहता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही है। इतना सिंसियर आदमी अपने मुल्क के लिए यार, इतना सिंसियर आदमी। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़े तो लोग कहते हैं ये वो चाय बनाना, वहाँ की अपोजिशन कहती है कि चाय बनाने वाले को क्या पता मुल्क का कैसे चलाना है। वो चला के दिखा नहीं रहा, उनके मुंह पे से पांचे मार नहीं रहा, कैसे मुल्क चलता है। जो प्राइम मिनिस्टर वो आते हैं उनसे सीखने के लिए। तो भाई बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत अच्छा हुआ ये कैपिटल, जो फॉरेन कंट्रीज के लोग आए उनके लिए एक ऐसा इंतजाम किया है कि जिस तरह को तब भारतीय मंडप बना, जहाँ मंडपम बना, जहाँ पर G20 की मीटिंग में पूरी इंडिया दुल्हन की तरफ बच्चे बच्चे के दिल में आज मोदी घुसता है, धड़कता है धड़कन की तरह। भाई आप ये बता दें, अगर आज यहाँ पर हम 3 लोग कहें कि दुनिया में इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर सबसे अच्छा अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है वो कौन है? मोदी। तो हमारा ऑप्शन PM मोदी साहब ही होंगे। तो ये नहीं कि भाई वो हमारा, हम जिस तरह कहते हैं कि वो हमारा नेबर कंट्री है, ठीक है, हमारे जो हुक्मरान है या हमारे उनके खिलाफ होंगे आपस में। हम तो अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं जो इस वक्त, तो कोई किसी मुसलमान की वीडियो नहीं आ रही कि हम पर भारत में जुल्म कर दिया गया है या जुल्म कर रहे हैं या हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। इसके बाद आपको मिलेगा कि पाकिस्तान में जो ईसाई या हिंदू रहते हैं उन पे जुल्म हो रहा है। इसके बाद 2014 में भाई तब इस तरह की वीडियो आती थी, लेकिन 20 के बाद तकरीबन वो बिल्कुल खत्म हुआ। उन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों को वही अब देखें अपना भारतीय समझा के वो मेरे देशवासी पाकिस्तान के दूसरा मुसलमानों के लिए एक अलग कानून थे, इंडिया के अलग, वो भी उन्होंने वो जो सिविल कोड जो उन्होंने बनाया वो उन्होंने कहा जी वो भी खत्म, आप सिविल कोड सब के लिए कानून एक ही होंगे। जो अब हिंदू के लिए भी वही कानून और मुसलमान के लिए भी वही कानून और ईसाई के लिए भी वही कानून शुरू हो गई। जो मुसलमान जो औरतें उनको उनका हक अदा शुरू हो गया मिलना। दूसरी बात ये है भाई, वहाँ पर आपको पता है इंडिया में दूसरी शादी जो करना है वो भी अच्छा नहीं समझता है, तो इस तरह का वहाँ पर कानून लागू हो रहे हैं। और दूसरी एक बात और है भाई, कश्मीर में कोई भी इंडियन जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। अब यार इस तरह का अगर आपके एक हुक्मरान सोच रखता है तो वो बड़ी सोच। हाँ, हमें पाकिस्तान में ये कहा जाता है ना कि कश्मीरियों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं, इंडियन जुल्म कर रहे हैं। तो यार देखिए आई थिंक नया प्रोजेक्ट इंडिया में बना रहे हैं भाई, ये कोई ना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कोई ना कोई बनने की तैयारी की जा रही है बनाने के लिए। और भाई दिल्ली में ही ये बने हैं दोनों बिल्डिंग्स, तो ये भी उनकी एक अच्छी सोच है कि एक एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर है यार। हाँ बिल्कुल। तो भाई इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।